लोकसभा चुनाव तकरीबन निपट चुका है। अब सिर्फ 4 जून को वोटों की गिनती के बाद परिणाम घोषित होना बचा है। उससे पहले एग्जिट पोल के रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर अब तक आ चुके होंगे, जहां 1 जून को ही शाम से ही सरकारें बनाई जा रही हैं। टीवी की माने तो मोदी सरकार पूरी धमक के साथ वापस आ रही है। साथ ही 1-2 से ही ऐसे भी चैनल है जो इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। फिलहाल असली रिजल्ट 4 जून को ही आएगा, जो सब कुछ साफ कर देगा। इस पूरे उत्सवी कवायद में देश का मुसलमान किधर खड़ा रहा? क्या सच में देश की तकरीबन 20 करोड़ आबादी फिर से यहां वहां छोटी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों के बीच बिखरी रही, या कहानी बदली है? और सत्ता पक्ष के बड़े छोटे नेताओं के जरिए मुसलमानों को मंच से दिए गए गाली गलौज, नफरती बयानों के साथ क्या विपक्ष ने भारतीय मुसलमानों को हाशिए पर धकेल दिया, या फिर नजारा बदला है? नमस्कार, आदाब। खुली बात में एक लंबे वक्फे के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं इकबाल। 4 जून की शाम वोटों की गिनती के बाद जब चुनावी तस्वीर साफ हो चुकी होगी, कौन जीता कौन हारा, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, उससे पहले मौका है कि देख लें पिछले 10 सालों में डर डर कर एक कोने में सिमटते चले गए 20 करोड़ भारतीय मुसलमान इस पूरी चुनावी कवायद में कहां थे। एक तरफ आधा चुनाव निपटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को मुसलमान याद आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर फायर ब्रांड यानी आग उगलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से खुलेआम बहुसंख्यक हिंदुओं को मुसलमानों का खतरा दिखाकर भड़काया। इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, हिंदू महिलाओं के मंगल सूत्र छीन लेंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले यानी मुसलमानों को हिंदुओं की संपत्ति छीन कर दे देंगे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। ऐसे ही एक से बढ़कर एक नफरती बयान आए। वहीं विपक्ष, खासकर इंडिया गठबंधन ने पहली बार सत्ता पक्ष के बहेलियों के बिछाए जाल में फंसने की जगह सियासी फुटबॉल खेला और ज्यादातर गेंद अपने कब्जे में रखी। भारतीय जनता पार्टी के बड़बोलेपन की वजह से संविधान बदलने की अंदर खाने में चल रही पूरी कवायद बाहर आने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने सियासी कैंपेन चलाया, उससे प्रधानमंत्री समेत सभी भारतीय जनता पार्टी के धुरंधरों की जबान गले में लपेट दी। 10 साल में पहली बार हुआ कि खेल विपक्ष की तय की गई रणनीति के तहत खेला गया। अब सवाल यह है कि पिछले 10 सालों में राजनीतिक परिदृश्य अदृश्य होता जा रहा भारतीय मुसलमान इस बार कहां था? चुनावी फिल्म को एरियल व्यू से देखें तो मुसलमान सच में इस बार पहले से ज्यादा अदृश्य है। ढूंढने पर कहीं कहीं नजर आता है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के 2 पोस्टर बॉय मुसलमान मुख्तार अब्बास नकवी और सैयद शाहनवाज हुसैन भी गायब नजर आए। पहले दोनों संसद में नजर आते थे, मंत्री थे, फिर टीवी पर भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करते प्रवक्ता की ड्यूटी निभाते दिखाई देते थे। इसके बाद शायद पार्टी को लगा कि मुसलमान प्रवक्ता सही नहीं लगेगा मुसलमानों को गरियाए गए को डिफेंड करते हुए, तो उनको वहां से भी हटा दिया गया। मोदी काल के पहले जब अटल आडवाणी युग था, तब भारतीय जनता पार्टी में सिकंदर बख्त हुआ करते थे। कांग्रेस से बीजेपी में आई नजमा हेतुल्ला होती थी, उनको भी तकरीबन मुस्लिम पोस्टर की तरह ही उपयोग किया जाता था। साथ ही विपक्ष के सभी दलों ने मुसलमानों को टिकट देने में इस बार उदासीनता दिखाई, वो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। इंडिया गठबंधन से बाहर के मजबूत दलों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने भी मुसलमानों को टिकट देने में कंजूसी बरती है। कठोर सियासी मूल्यांकन करें तो पिछले 10 सालों में जो नफरती माहौल बना है, उसमें मोदी सरकार के आर्थिक कुकर्मों से नाराज बहुसंख्यक जमात विपक्ष की ओर रुख करेगा भी तो एक मुसलमान प्रत्याशी देखकर वापस भगवा खेमे में ही लौट जाएगा। उसके दिमाग में इतना जहर भर दिया गया है कि उसको डिटॉक्स करने में भी 10 साल लगे। इस हकीकत को इस चुनाव में विपक्ष के साथ भारतीय मुसलमानों में भी कबूल कर लिया है।
जैसा मैंने अभी कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के एरियल व्यू मतलब बहुत दूर से देखने पर मुसलमान गायब दिखाई देता है, लेकिन क्लोजअप पे यह तस्वीर बदली दिखाई देती है। हर सीन में अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभाता भारतीय मुसलमान अपने उन सभी बहुसंख्यक भाइयों के साथ दिखेगा जिन्हें इस हिटलरी निजाम से दिक्कत है। भले ही लड़ने को सीट नाम बराबर की या कह लीजिए नहीं मिली, लेकिन हर बूथ, हर नगर पंचायत, हर नगर पालिका, हर विधानसभा में मुसलमान जी जान से लगा रहा। कोशिश ये रही कि एक भी वोट बाकी न रह जाए। ये नजरिया बदला 2023 में कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने के बाद, जब हिटलरी निजाम से त्रस्त आधी बहुसंख्यक आबादी और मुसलमान और अल्पसंख्यकों ने मिलकर दिखाया कि भारतीय फासीवादियों को हराना इतना मुश्किल नहीं है। देश को सबसे ज्यादा लोकसभा सीट देने वाले हिंदी पट्टी के राज्यों में इस बार लोकसभा के चुनाव में यही कहानी हिट होती दिख रही है। परिणाम कुछ भी हो, 2014 से पहले देखें तो मोदी काल में हिंदुत्व के नाम पर सारी ओबीसी के साथ एससी एसटी जातियां एकजुट हो गई थी, यानी पूरा हिंदू गोलबंद हो गया। जो कल तक यादव, कुर्मी, मौर्य, पटेल और पासी हरिजन थे, बनिया उच्च वर्ग यानी ठाकुर पंडित तो थे ही, सब मिलकर मुस्लिम मुक्त हिंदू राष्ट्र बना रहे। इस तरह बीजेपी ने विपक्ष का सुपड़ा ही साफ कर दिया। सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए था, हाँ, विकास के लोक लुभावन सपने के साथ, जहां मुसलमान तो नहीं होगा लेकिन पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा, डॉलर भी 10 रुपए में एक मिलेगा। 2019 के दूसरे मोदी युग में डंका विदेश में बज रहा था, साथ में हिंदू राष्ट्र भी बेचा गया और कम पड़ा तो पुलवामा हो गया। मेरे एक मीडिया के ब्राह्मण मित्र ने कहा था कि सिर्फ पुलवामा, उरी अटैक और अभिनंदन वापसी के लिए मोदी जी को एक कार्यकाल देना तो बनता है। भले ही पेट्रोल 100 का हो गया, डॉलर रोज नया रिकॉर्ड बनाता ऊपर चढ़ने को और रुपया गिरने को हो रहा है, महंगाई वगैरह की तो बात ही क्या करना, नौकरी वगैरह की तो बात ही क्या करना, आपको सब पता है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 पिछली दोनों मोदी युग से बिल्कुल अलग चुनाव है। चुनाव से पहले बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, मेगा इवेंट का आयोजन हुआ, फिल्मी दुनिया से लेकर बिजनेस की दुनिया के दिग्गज अयोध्या में इकट्ठे हुए, हजारों करोड़ रुपए खर्चे हुए, देश भर में प्रायोजित उत्सव मनाने के लिए दीपक और पीले चावल बांटे गए। लेकिन इतना बड़ा उत्सव इवेंट कुछ हफ्तों में ही लोगों के दिमाग से लेकर टीवी और सोशल मीडिया तक से गायब हो गया। यह मुद्दा जनता के दिमाग पर इस चुनाव में वैसा असर पैदा नहीं कर पाया जैसा पुलवामा में हुआ था। न ही मुसलमानों ने कोई विरोध प्रदर्शन किया, न किसी बड़े दंगे की खबर आई जिसे टीवी वाले चीख चीख कर पूरे देश में फैला देते। इस बार चुनाव जमीनी मुद्दे पर लड़ा गया। मुसलमानों को लेकर दिली नफरत अपनी जगह है, लेकिन कल तक भक्त रहे यादव, कुर्मी, तेली, हरिजन, जाटव, मौर्य, पटेल इत्यादि बड़ी संख्या वाले ओबीसी, एससी एसटी समुदाय की नाराजगी खुलकर सामने आई, क्योंकि उनको भी खाने जीने के लिए एक इज्जत काम या नौकरी की जरूरत है। वो हिंदू राष्ट्र और हिंदू गौरव के व्हाट्सएप फॉरवर्ड को कर करके थक चुके थे और उम्मीद है कि उन्होंने इस बार सरकार के खिलाफ वोट दिया है। और भारतीय मुसलमानों ने इस मौके को भांपा और फिर से कांग्रेस की ओर लौटे। साथ ही जहां कांग्रेस नहीं है वहां इंडिया गठबंधन के दलों का समर्थन खामोशी से किया। मैं अपने गृह जनपद का एक उदाहरण दूंगा। जौनपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, जौनपुर सदर और मछली शहर। जौनपुर सदर में मजबूत पकड़ रखने वाले जौनपुर के पूर्व विधायक और कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों के लिए स्टार प्रचारक बनाए गए। जौनपुर की दोनों सीटों पर विशेष रूप से वो सक्रिय रहे। मछली शहर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जौनपुर के उपाध्यक्ष डॉक्टर सरफराज खान को लोकसभा चुनाव में जफराबाद विधानसभा के प्रभारी बनाया गया और उन्होंने पूरी शिद्दत से कैंपेन को संभाला। फिलहाल आजकल वो ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। जफराबाद कांग्रेस के नगर अध्यक्ष फैयाज हाशमी भी पूरे चुनाव के दौरान ऐसे ही सक्रिय रहे जैसे नगर पंचायत का चुनाव। आम कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जमात भयंकर गर्मी में भी बिना किसी लालच के घर से वोट निकालने में लगा रहा। ऐसी ही कहानी आपको हर सीट पर मिलेगी। दिल्ली, जहां लोकसभा की 7 सीटें हैं लेकिन एक पर भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, लेकिन दूसरे पंक्ति में मुस्लिम कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ मिलेगी जो अपने इंसाफ पसंद बहुसंख्यक भाइयों के साथ मिलकर इस फासिस्ट निजाम को भी किसी तरह बदलना चाहते हैं। भारतीय मुसलमानों ने काफी हद तक ये मान लिया है कि निजाम बदलने और सत्ता की कुर्सी पर से तानाशाह के हटने के बाद ही सब कुछ बदलेगा।
तब तक हिस्सेदारी का सवाल छोड़कर बहुसंख्यक बड़े भाई पर जिम्मेदारी डाल भरोसा कर लेते हैं। दिल पर पत्थर रखकर ये बात माननी ही पड़ेगी। जब तक बौराए जॉम्बी घूम रहे हैं, जब तक भक्तों की ये जमात है और जब तक इनके इलाज का कोई टीका नहीं मिल जाता, तब तक हिस्सेदारी की बात रहने ही देते हैं। आज देखने में लगता है कि सब कुछ बदलना मुश्किल है, लेकिन हिटलर या मुसोलिनी के जाते ही सत्ता बदली और सब कुछ बदल गया, लोगों की सोच बदली। सऊदी अरब को देख लेते हैं। 10 साल पहले सऊदी अरब एक कट्टर इस्लामिक देश था। वहाँ नमाज न पढ़ने वालों को पकड़ने के लिए स्पेशल पुलिस थी। औरतें घर में नॉर्मल ज़िंदगी जीती थी, एक तरह से बंद थी। आज बहुत कुछ बदल चुका है। औरतें कार चला रही हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, फैशन शो हो रहे हैं, अत्याधुनिक AI से लैस न्यूयॉर्क शहर बस रहा है जो दुनिया का सबसे आधुनिक शहर होगा। ये सब हुआ सत्ता की कुर्सी पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के बैठते। एक कट्टर देश से आधुनिक देश कुछ सालों में ही बन गया। अभी फिलहाल बहुत कुछ बदलना बाकी है। यहाँ की बात करें तो सवाल अभी भी है कि क्या वाकई 2024 वैसे ही सत्ता परिवर्तन का गवाह बनेगा जैसे 10 साल की सत्ता के बाद मनमोहन सिंह गद्दी से उतरे, क्योंकि तब भी कांग्रेस खुद को अजय समझ रही थी। आज मोदी की बीजेपी को भी यही अनुमान है। बस फर्क इतना है कि कांग्रेस ने कभी विपक्ष के सफाई की बात नहीं की। यहाँ तक कि आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी जनता के बीच गईं और हार मिली तो उसे कबूल किया। चुनाव के 6 महीने में भूचाल ला दूंगा जैसी धमकी नहीं दी गई। स्वर्गीय अटल बिहारी भी थे जो हार कबूल किए, जबकि उन्हें अपने चुनावी कैंपेन इंडिया शाइनिंग पर वैसा ही भरोसा था जैसे आज मोदी एंड पार्टी को अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर है। शायद भारतीय जनता पार्टी के असली आका RSS को लोकतांत्रिक व्यवस्था से इसलिए इतनी नफरत है। यहाँ हर 5 साल में इम्तिहान देना पड़ता है और फेल होने का खतरा बना रहता है। उन्हें ये इम्तिहान नहीं देना है और इसके लिए 400 पार का नारा है। क्या सच में बीजेपी हारेगी या राजनीति को लैपटॉप से चलाने वाले प्रशांत किशोर और बेहद मीठा बोलने वाले भूतपूर्व चुनावी भविष्यवक्ता योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी सच होगी और फिर से मोदी युग की वापसी होगी? भले 1-1.5 साल बाद उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजकर किसी नए चेहरे की ब्रांडिंग और ताजपोशी हो। ये सभी कुछ EVM में बंद है। जून की 4 तारीख को बहुत कुछ तय करेगा, लेकिन हम उसके बाद भी यहीं मिलेंगे, सत्ता की आंख से आंख मिलाकर जनता के सरोकार का सवाल पूछते हुए, भले ही तक पर कोई और हो। रही बात भारतीय मुसलमानों की, तो BBC का एक आर्टिकल अदृश्य होते मुसलमान पढ़ते हुए ये वीडियो की रूपरेखा दिमाग में बनी। लेकिन मुसलमान इतना डरपोक कभी नहीं हो सकता कि जैसा इस आर्टिकल में दिखाया गया है कि बच्चों को हिंदू बच्चों के जरिए आतंकवादी बोला गया तो उसे स्कूल से निकालकर पढ़ाई लिखाई घर में की जाने लगी। माना कि हवा उल्टी दिशा से गर्म चल रही है, लेकिन बारिश होगी ये उम्मीद है, उसके लिए तैयारी भी रखनी है। खेत में हल चलाना किसान बंद नहीं करता, उसे उम्मीद होती है कि बारिश होगी, बीज बोने हैं, फसल उगेगी, फिर पकेगी, फसल की कटाई करेंगे और उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना है। हारती हुई जंग में 2 कदम पीछे करके फिर से जीतने की कोशिश करनी होती है। अक्सर इंतजार थोड़ा लंबा हो जाता है। अभी तो सिर्फ 10 साल हुए, हो सकता है 4 जून को एक झटके में सब कुछ बदल जाए या ना भी बदले। लड़ाई थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर भी लड़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे हम वीडियो में मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।